गुड इवनिंग। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो रहेगा लीगल एस्पेक्ट्स और इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली आज मैं अपने एक फ्रेंड से ऐसे डिस्कशन कर रहा था तो उसने बोला कुछ लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि लीगल सिस्टम क्या है, व्हाट आर द बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट। तो हम सामाजिक प्राणी हैं, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन अपने आप को बोलते हैं, तो सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो बेसिकली लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि नेचर एंड पर्पस ऑफ लॉ क्या है। तो ये पहला परसेप्शन है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सिस्टम ऑफ रूल्स दैट आर इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ अ कंट्री। तीसरा बोलते हैं लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स एमिंग टू प्रिवेंशन एंड ऑर्डरली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। लॉ हम मैंडेटरी भी हो सकता है, प्रोहिबिटिव भी हो सकता है, परमिसिव भी हो सकता है। मैंडेटरी का मतलब ये फॉलो ही फॉलो करना है कि ऐसा तो होना ही है, उसको मैंडेटरी लॉ बोलेंगे। बेसिकली आप इंग्लिश को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रोहिबिटिव हो सकता है कि इस चीज़ को नहीं करना है, और परमिसिव हो सकता है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लॉ है। पर सबसे पहले अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप किसी नए देश में जा रहे हैं, नए स्टेट में जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टेट के भी अपने लॉज होते हैं। तो आपको बेसिकली अगर डिस्टिंग्विश करना है कि व्हाट इज़ लीगल, तो मैं आपको एक सिंपल बताऊंगा कि मोस्टली व्हाट इज़ एथिकल इज़ लीगल। आप एथिक्स की सुनो, जो एथिकली राइट होगा इट विल बी लीगली करेक्ट ऑल्सो। ऑफ कोर्स थोड़ा सा फाइन लाइन है, क्योंकि हर सोसाइटी में एथिकली करेक्ट क्या है और एथिकली करेक्ट क्या नहीं है वो सोसाइटी में डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो, इंडिया में आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, रोड साइड रेस्टोरेंट है, ओपन ईटरी है, तो ड्रिंकिंग वाइन में नॉट बी एथिकली करेक्ट, बट आप पेरिस पे जाओगे तो ड्रिंकिंग वाइन इन अ रोड साइड रेस्टोरेंट इज़ एथिकली करेक्ट। तो वो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव आ जाता है उसमें। तो वहाँ से एथिक्स होती है, बट नॉर्मली आप अपनी सोसाइटी के एथिक्स जानते हैं, और जो एथिकली राइट होता है वो लीगली राइट भी होता है। बट बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जो एथिकली राइट नहीं होता, एथिकली राइट नहीं होता पर लीगली राइट होता है, ऐसा भी होता है। तो मैं अगर एक एक्सेस बनाऊं, वाई एक्सेस में मैं एथिकल लाइन बनाऊं, सो टॉप इज एथिकल, बॉटम इज अनएथिकल। सिमिलरली एक्स एक्सेस में एक लाइन बनाऊं तो लेफ्ट साइड इज इलीगल एंड राइट साइड इज लीगल। तो हमारे चार क्वाड्रेंट बनते हैं। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट इज लीगल एंड एथिकल। एग्जाम्पल देता हूँ, पेइंग टैक्स इज लीगल ऑल्सो एंड एथिकल ऑल्सो। ओके, टैक्स इवेजन अनएथिकल हो जाता है। लीगल एंड अनएथिकल। ओके। सो फॉर एग्जांपल, आप अपने घर के अंदर अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, वो लीगली करेक्ट है अगर आपकी सोसाइटी अलाउ करती है। बट आप बच्चों के आगे पी रहे हो, लॉ आपको रोकता नहीं है, बट इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में उसे अनएथिकल माना जाता है। तो तीसरा क्वाड्रेंट आ जाता है इलीगल एंड एथिकल। अभी मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ कि एक रोड में आपकी स्पीड लिमिट 60 kmph है। आप अकेली रोड पे जा रहे हो और आपको वहाँ पे आपको एक आदमी ज़मीन में गिरा हुआ दिखता है, जिसको किसी गाड़ी ने हिट कर दिया है, और उसको आपको बचाना है। और आपको उसकी कंडीशन देखते हुए आपको लगता है कि ये सिर्फ 10 मिनट तक और सरवाइव कर सकता है, इसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना है। और आपको पता है कि आपको स्पीड लिमिट तोड़नी पड़ेगी, और उस कंडीशन में अगर आप स्पीड लिमिट तोड़ते हैं, इट इज़ इलीगल क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड द, आई मीन अगेंस्ट द लॉ। एथिकल इसलिए क्योंकि किसी आदमी की जान बचाने के लिए आप कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा डिलेमा आता है कभी कभार। एंड फोर्थ वन इज इलीगल एंड अनएथिकल। इलीगल एंड अनएथिकल बहुत क्लियर है कि यू नो स्मोकिंग एंड कीपिंग मैरिजुआना इन इंडिया इज इलीगल एज वेल एज अनएथिकल। आप इलीगल भी है, अनएथिकल भी है। टैक्स इवेजन इलीगल भी है और अनएथिकल भी है। अभी ये तो आपको बहुत बेसिकली क्लियर हो गया, लेकिन अगर आप कभी भी थोड़े से भी संशय में हैं, आप लॉयर तो है नहीं, अगर आपको क्लियर नहीं होता तो मोस्टली व्हाट इज morally acceptable is legally also acceptable, ये एक बेसिक थम रूल है। 99% केसेस में आप यहाँ पे फॉलो करते हो। अभी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ आती है, जैसे कि सब्सटेंसिव लॉ आता है, ये एसेंस ऑफ द लॉ है। फॉर एग्जांपल आईपीसी, ये लीगल प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करता है। ओके, एंड इस लॉ, इसके इन प्रिंसिपल से आपको कंट्रोल्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज आपको समझ में आती है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो। ओके, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
दूसरा लॉ की ब्रांच आती है प्रोसीजरल लॉ। इट इज़ अ लॉ दैट क्रिएट्स एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग द लॉ। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो ये सब प्रोसीजरल लॉ में आता है कि जिससे आपकी लॉ को एनफोर्स करते हो। ओके। अभी एक हमेशा लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा लॉ क्रिमिनल केस है, कौन सा सिविल केस है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, फंडामेंटली आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सिविल लॉ इज द लॉ ऑफ प्राइवेट राइट एंड ड्यूटीज बिटवीन टू पार्टीज। यानी ये दो इंडिविजुअल के बीच का के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। ये जो सिविल लॉ की कैटेगरी में आता है। टू पार्टीज कैन बी टू इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल एंड वन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन में कंपनी भी हो सकती है, कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक लीगली इनकारनेटेड एंटिटी है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी भी एक एंटिटी है, ट्रस्ट भी एक एंटिटी है। इवन कई जगह पे तो आप यू नो भगवानों को भी लीगल एंटिटी बना देते हैं। रामलीला विराजमान भी अपने आप में एक लीगल एंटिटी थी। जो अयोध्या का केस था बेसिकली वो तीन लोगों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से एक पार्टी थी रामलला विराजमान, दूसरा था निर्मोही अखाड़ा, और तीसरा अपना बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी था। तीनों के बीच में लड़ा गया था, और ये तीन के तीन बेसिकली लीगली इनकारनेटेड एंटिटीज थी। तो ये सब सिविल केस के उसमें दायरे में आता है, इसीलिए उस केस में इतना टाइम भी लगा। और सिविल केस हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, जिसमें से हम इसको हिंदी में बोलते हैं वादी और प्रतिवादी, इंग्लिश में बोला जाता है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। और केस का डिसीजन बहुत टाइम लगता है, कई भी बार बहुत टाइम लगता है। हम बोलते हैं कि कानून में बहुत टाइम लगता है, सिविल केसेस तो बहुत लंबा खींचते हैं और ये इसलिए लंबा खींचते हैं क्योंकि इसका डिसीजन बाय द ग्रेटर वेट ऑफ द एविडेंस होता है। यानी कि दो पार्टी, आप वो देखते हैं न्याय की देवी, आंखों में पट्टी लगी, हाथ में तराजू, सिंपल सा है कि किसका पलड़ा भारी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अपने पड़ोसी से लड़ाई हो गई कार पार्किंग को लेके कि ये कार पार्किंग मेरी है। अब हम दोनों में से एक को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका पलड़ा भारी है। जिसका पलड़ा भारी होगा उसको वो आदमी केस जीतेगा। वो बात अलग है कि हमारा लीगल सिस्टम ऐसा है कि हम केस को ड्रैग करते रहते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जुडिशरी में भी जजेस की बहुत कमी है, बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट उस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। अभी जो बेसिक प्रिंसिपल हम बता रहे हैं, व्हाट इज़ अ सिविल केस। तो ये सिविल केस है जो कि इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करता है। वेर एज व्हाट इज़ अ क्रिमिनल केस, कैसे जस्टिफाई करेंगे व्हाट इज़ अ क्रिमिनल केस और अ क्रिमिनल लॉ। ये पब्लिक राइट एंड ड्यूटीज़ की बात करता है। ये एक आदमी को जहाँ इम्पैक्ट नहीं करता, ये पब्लिक राइट एंड ड्यूटीज़ को इम्पैक्ट करता है। और यहाँ अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया होता है, दिस ऑफेंस इज ट्रीटेड लाइक एन ऑफेंस अगेंस्ट नॉट एन इंडिविजुअल बट ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चोरी करते हैं तो ये माना जाता है कि अगर आपने एक घर में चोरी करी है तो आप पूरी सोसाइटी में भी चोरी कर सकते हो, इसलिए वो क्रिमिनल केस बनता है। आपने किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर करा तो ये माना जाता है कि ये लीगली सोसाइटी के अगेंस्ट है, इसीलिए ये क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है, और आपके ऊपर धारा 307 लगा दी जाती है। और आप पुराने में और अभी धारा 302 लगा दी जाती है। पुराना अभी इसका शायद कुछ चेंज हुआ है, तो ऐसा होता है। तो आपको इसमें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि आप सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हो, और अगर आपको सबक नहीं सिखाया गया तो आप सुधरेंगे नहीं। तो ये समाज के सामने एक हम बोलते हैं कि मिसाल और नज़ीर कायम करने वाली बात होती है, इसलिए क्रिमिनल लॉ आता है। इसमें जो वादी और प्रतिवादी होते हैं या प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट होता है, इनफैक्ट इस पे हम बोलते हैं स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड। जो डिफेंडेंट रहता है वो एक्यूज्ड होता है और स्टेट को प्रूफ करना होता है कि इसने क्राइम करा है। बट इसमें फैसला ग्रेटर वेट ऑफ द एविडेंस से नहीं आता। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि द क्राइम हैज़ टू बी प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब कि ऐसा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आप क्राइम को प्रूव ना कर सकें,
तभी आपको गिल्टी प्रूफ करा जाएगा, अदरवाइज आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे अगर स्टेट ये प्रूव नहीं कर पाया कि क्राइम इज़ बीन कमिटेड विदाउट अ रीजनेबल डाउट। एग्जाम्पल देता हूँ, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इस चीज़ में बिलीव करता है कि भले ही 100 गुनाहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट लेटेस्ट नहीं बोलूँगा, कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है तलवार मर्डर केस। उस घर में 3 लोग थे, आरुषि, आरुषि के पिता, आरुषि की माता और उनका नौकर, 4 लोग थे। उसमें से 2 की हत्या हो गई, तो यानी 2 की हत्या किस कौन और कर सकता है? माता-पिता। बट कानून प्रूव, ये हाइपोथेसिस है, बट कानून प्रूव नहीं कर पाया बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट कि मर्डर किसने करा। दैट इज़ व्हाई एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है मर्डर किसी और ने करा, वो बाहर निकल के आए। मैं इसमें जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि किसने करा किसने नहीं करा, हो सकता है, बट ये तो भगवान ही जानता है कि क्या हुआ था। बट वो प्रूव नहीं कर पाए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ये क्राइम किसने करा था। तो आपको अगर किसी को क्रिमिनल लॉ के अंदर या क्रिमिनल केस के अंदर जजमेंट तभी आता है टुवर्ड्स इन द फेवर ऑफ स्टेट, कि स्टेट ने प्रूफ कर दिया है कि एक्यूज्ड इज रियली गिल्टी, जब उसके पास सारे एविडेंसेस होते हैं, मोटिव ऑफ द क्राइम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मूवीज़ में देखते होंगे कि क्रिमिनल लॉ के पीछे क्या होता है। सबसे पहले आपको मोटिव ऑफ द क्राइम समझाना पड़ता है कि उसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा। फिर उसके बाद आपको एविडेंसेस देने होते हैं, फिर क्रोनोलॉजी ऑफ एविडेंस देने होते हैं, और उसके बाद आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देने होते हैं, आपको सबूत गवाही जो सब बोलते हैं ये सब देने होते हैं। जब ये सब लीनियरली फॉल इन लाइन होते हैं तभी आप एक्यूज को बोल सकते हो कि इट इज़ द क्राइम इज़ प्योर प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। थोड़ा सा भी डाउट है देन द एक्यूज विल बी रोमिंग फ्री, बिकॉज हमारा लीगल जस्टिस सिस्टम बोलता है क्रिमिनल लॉ में कि एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए भले ही 100 गुनाहगार छूट जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे गुनाहगार सो कॉल्ड एक्यूज छूट जाते हैं, क्योंकि हम प्रूव नहीं, स्टेट प्रूव नहीं कर पाता है कि किसने गुनाह किया था। इवन अजमल कसाब को फांसी देने में इतने दिन इससे लगे बिकॉज हमारे जो प्रोसिक्यूटिंग लॉयर थे श्री उज्जवल निगम, वो ये प्रूफ कर रहे थे कि कसाब ने मर्डर किया है। अगर वो उनको ये करना होता तो 10 दिन के अंदर फांसी की सज़ा करवा देते, वो जो उसने इतने लोगों को मारा। बट उज्जवल निगम साहब को इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने प्रूफ करना था कि मर्डर अजमल कसाब ने करा है, इतने लोगों का, इतने लोगों को गोली मारी है, वो जो 10 लोग कश्ती में बैठ के आए थे। बट उसकी पूरी साजिश पाकिस्तान में हुई थी, इसलिए टाइम लगा, वरना तो 10 दिन के अंदर उज्जवल निकम साहब प्रूफ कर देते कि भाई साहब कसाब ने मर्डर किया है और इनको मतलब मैसेकर किया है, और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो कभी कभार केसेस ऐसे भी चलते हैं। हाउएवर मैं एक डिस्क्लेमर देना भूल गया, अगेन आई एम नॉट अ लॉयर बाय प्रोफेशन। तो ये तो जस्ट कभी कभार डिस्कशन होता है, पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और सज़ा जो क्रिमिनल लॉ में होती है उसमें जेल होती है, उसमें अलग अलग टाइप के प्रावधान है। आपको जेल होती है, आपको परिश्रम के साथ जेल होती है, और जिस लेवल का आपने क्राइम करा होता है उस हिसाब की सज़ा होती है, क्योंकि समाज को एक सबक सिखाना होता है और नज़ीर पेश करनी होती है कि दोबारा ऐसा ना हो। और आप जानते हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है, जैसे निर्भया केस हुआ था, उस केसेस में तो कभी बार कैपिटल पनिशमेंट तक भी जाता है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको समाज के आगे नज़ीर पेश करनी होती है। वेयर एज जो सिविल केस होता है, सिविल केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको छोटी सी पेनल्टी देनी पड़ती है या खर्चा पानी दिया देना होता है डिफेंडेंट का। अगर 2 पार्टी लड़ रही है और एक पार्टी जीत गई तो आप उसका खर्चा पानी दे सकते हैं और थोड़ा सा उसके अगेंस्ट में पेनल्टीज दे सकते हैं या हर्जाना दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये 2 आदमियों के बीच की बात है, ये समाज के अगेंस्ट नहीं है। तो इस जबकि क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम होता है उसमें इट इज़ प्यूनिटिव इन नेचर, आप पनिश करना चाहते हो। वेयर एज सिविल केस में आप पनिश करना नहीं चाहते, आप इक्विटी लाना चाहते हो, इसलिए उसमें सज़ाएं ज़्यादा नहीं होती।
अब हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। मर्चेंटाइल लॉ होता है, एनवायरमेंटल लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ होता है, फैमिली लॉ होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ होता है। बहुत सारे लॉज होते हैं, हर ब्रांच में एक लॉज होता है। तो अभी हम बात करेंगे इसके बाद की सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज कहाँ से आए? हमारे प्राइमरी सोर्सेज से आए। कुछ लॉज हमारे कस्टम से बने, कस्टम की वजह से बने, उसको कस्टमरी लॉ बोलते हैं। कुछ लॉज जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड डिसीजन से भी बन के आते हैं कि पहले ऐसा हुआ था। कुछ लेजिस्लेशन से निकल के आते हैं, और कुछ पर्सनल लॉ से भी आते हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। अभी आज की तारीख में हम उसके बारे में बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, बट वहाँ से भी निकल के आते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज है कॉमन लॉ, मर्चेंट लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टैट्यूट्स, तो यहाँ से निकल के आते हैं। अब ये बेसिक्स था लॉ के बारे में, जो कि हमको जानना चाहिए था। पर लॉ बनते कैसे हैं, लॉ बनाता कौन है? अब हम लॉ बनाता कौन है उसके लिए जाएंगे, तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पीपल एंड द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस बताया गया है, जिसमें है लेजिस्लेचर, जिसमें हमारे एमपी एमएलए आते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव जिसमें हमारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स ये आते हैं, और जुडिशरी आते हैं। यानी लेजिस्लेटिव जो कि रूल बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि इनको एनफोर्स करते हैं, जुडिशरी जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ करती है और फैसला करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर कट डिमार्केशन रखा है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये तीनों हमारे गवर्नेंस सिस्टम के तीनों अंगों के बीच में क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी, बट आपको बेसिकली ये बताना होता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में भी बताता है। ओके, तो अभी लॉ कौन बनाता है? लॉ बेसिकली लेजिस्लेटिव बनाती है, और पार्लियामेंट में लॉ पारित होता है, लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है। बेसिकली लॉ बनने से पहले हम बोलते हैं प्रपोजल होता है। लॉ बनने से पहले ये एक्ट कहा जाता है, वो प्रपोज होता है पार्लियामेंट में, दोनों हाउस जब उसको पारित कर देते हैं प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, ये एक लॉ बन जाता है। जैसे हम सीएए बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि वो एक्ट था, क्योंकि उसको हमने प्रपोज करा, उसके बाद वो जाके लॉ बनता है। फिर एग्जीक्यूटिव्स उनको उस लॉ को फॉलो करवाते हैं, जुडिशरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ करती है। और डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरीज होती हैं। और कई जगह पे जहाँ पे जुडिशरी, हर जगह पर जुडिशरी नहीं जाना चाहते, वहाँ ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हर चीज़ को आपको जाने की ज़रूरत नहीं है जुडिशरी में, बट ट्रिब्यूनल होती है, इक्वलेंट ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना आप समझ लीजिए, इतना काफ़ी है। सारी चीज़ें जैसे कंपनी लॉ, कंपनी ट्रिब्यूनल के थ्रू डील होता है। पेटेंट लॉ, पेटेंट की गवर्निंग बॉडी उनके थ्रू होता है, क्योंकि हर चीज़ आप कोर्ट में नहीं ले आ सकते, तो ट्रिब्यूनल होती है, इक्वलेंट पावर रहती है, ऑफ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। कभी कभार आप ट्रिब्यूनल के जजमेंट को आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बेसिकली हमारे लॉ के बारे में था। इम्पॉर्टेंट है कि लॉ अबाइडिंग हमको बनना है, और लॉ के एसेंस को हमें पहचानना है कि ये लॉ आखिर है क्यों। सिंपल आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एथिकल और अनएथिकल डिलेमा जो आ जाता है कभी कभार, कि 60 की स्पीड में रोड में चल नहीं सकता, के ऊपर जा नहीं सकता, पर एक आदमी को बचाना है कि 80 की स्पीड में चला के उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। इसका आंसर दीजिए। और अगर आपको ये चैनल और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए कि किस बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। थैंक यू। शब बख़ैर।